हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आपके क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आप लोगों को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसके बाद रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कुछ जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके तो रियल लाइफ में इसका बहुत एप्लीकेशन है ही। उसके बाद आपका एग्जाम में, आपका नीट, आपका जेई, आपका बोर्ड्स का एग्जाम, सब में बहुत वेटेज रखता है ये टॉपिक। एकदम इजी टॉपिक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स में, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे आज है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है आप सभी को पता है, इसके बारे में तो सबको को पता है। आपको ये जब फैन चल रहा है, लाइट जल रहा है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लाइट जला के, मेरा फ़ोन से शूट हो रहा है वीडियो, मेरा फ़ोन में जो चार्ज हो रहा है वो सब कुछ कहाँ से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। इसका ऑरिजिन जानेंगे, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आया है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी किसने मतलब डिस्कवर मतलब कैसे इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया आया, ये इसके बारे में एक स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिसका नाम था थेल्स। ग्रीस में रहते थे, बहुत पुराना है, मतलब 600 BC के आसपास, बिफोर क्राइस्ट, इतना साल पहले रहते थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने एक एम्बर का टुकड़ा लेकर एक पाइन ट्री के साथ उसको रब करता था, तब उन्हें अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। मतलब ही टूक ए एम्बर पीस एंड रब्ड इट अगेंस्ट अ पाइन ट्री। उन्होंने जब वो किया था, देखा कि अट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ से अट्रैक्शन होना शुरू हुआ। तो वहाँ से बाद में इसका स्टडी इंक्रीज हुआ, फिर होते होते अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आया। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन से आया है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो थोड़ा बैक स्टोरी आप लोग को बोल दिया, ये आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। डायरेक्ट आप लोग को फॉर्मूला बोल दूंगा, वैसा लेक्चर कोई मजा नहीं है। हमेशा सब कुछ कॉन्सेप्चुअली समझे, कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है रियल लाइफ में, सब कुछ ऐसे टाइप के करके पढ़िएगा। सिर्फ रट्टा मार के फॉर्मूला लेके कुछ जीवन में आप बहुत उखाड़ नहीं लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट जानना सभी जरूरी है, फिजिक्स का नहीं, हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आप लोग जो भी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आप लोग गेन कीजिए कि कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा एक चीज के बारे में जो है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज के बारे में तो आप सभी लोग सुने हैं। आप लोग को पूछने से आप लोग बता देंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। सब आप सभी लोगों को पता है, यह है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। लेकिन कोई अगर आपको पूछे व्हाट इज चार्ज, तब आप लोग घबरा जाएंगे, सर ऐसा तो कभी क्वेश्चन नहीं देखा। लेकिन यह आपको जानना पड़ेगा। चार्ज क्या है? चार्ज इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। चार्ज इज ए physical quantity of matter that क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर है। सबसे पहले ये लाइन नोटिस कीजिए, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर है that influences a force when placed in an electromagnetic field। सो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्वांटिटी मैटर का फिजिकल क्वांटिटी है जो इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस कराता है। क्या कराता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस कराता है जब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रहता है। ये आपको जानना पड़ेगा। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट हेल्प्स इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये है चार्ज का कॉन्सेप्ट। चार्ज का डेफिनेशन मतलब एक चार्ज, अगर ये एक चार्ज रहा और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो जब भी इसमें जाएगा इसमें फोर्स काम करेगा, इसमें फोर्स काम करेगी। देखिए चार्ज जा रहा है, हट जा रहा है, ऐसे करके इमेजिन कीजिए, ट्राई टू इमेजिन। साइंस मतलब इमेजिनेशन का पावर आपको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए, इमेजिन। सो यह है चार्ज। और तो ये था चार्ज। तो चार्ज अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। यहीं से आपका करंट का डेफिनेशन आ जाएगा कि द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। करंट क्या है? यहीं से करंट का कॉन्सेप्ट आएगा। करंट क्या है? करंट इज
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं तो I इक्वल्स टू Q बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का यूनिट क्या है? चार्ज का यूनिट हम लोग को पता है, चार्ज का यूनिट है कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। टाइम का यूनिट है सेकेंड। सो यहां से हम लोग कह सकते हैं करंट का यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड। इसी यूनिट का नाम है एम्पियर, इसी यूनिट का नाम है एम्पियर। सो देयरफॉर 1 एम्पियर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ए से लिखते हैं, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये रिलेशन भी आप लोग जान के रखिए। तो यूनिट ऑफ करंट क्या है? यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, और एम्पियर मतलब क्या है? कूलम पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा एक कंडक्टर में, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। क्लियर? नथिंग एल्स। तो ऐसे आप लोग इन चीज़ों को कर पाएंगे। सो ये है आपका करंट का बेसिक आइडिया। अभी करंट जो होता है, करंट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक है डायरेक्ट करंट, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये क्लास 10 का चीज़ है, आप लोग क्लास 10 में भी ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ कि बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं हार्ड में जाऊँगा, डायरेक्ट हार्ड नहीं जाऊँगा। मैं हर एक बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा, आप लोगों को जानते कोई बच्चा जो नहीं जानेगा उसके लिए। सो करंट इज ऑफ 2 टाइप। सबसे पहले एक है डायरेक्ट करंट, या इसको हम लोग बोलते हैं डीसी। डायरेक्ट करंट मतलब यह क्या है? करंट फ्लो इज यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। क्या? करंट फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? यहां पर है करंट, यहां पर है टाइम। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ हमारा डीसी, डायरेक्ट करंट। यूनिट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट या AC is nothing but when the current changes its direction with respect to time, that is called AC current. Current changes its direction with respect to time। मतलब यहां पर अगर हम लोग का करंट है, इस डायरेक्शन में टाइम है, तो कैसे होगा? ऐसे करके फ्लो होगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। अभी इधर है, अभी अपर हाफ में है, अभी लोअर हाफ में, अपर हाफ लोअर हाफ। ये ऑल्टरनेटिंग करंट भी आपका सिलेबस में है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए क्या चीज़ है, समझ लीजिए। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे, इधर इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग सिर्फ डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट भी आप लोगों का सिलेबस में है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करूंगा। ये जो लेक्चर्स है इसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्ट करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो 2 टाइप का करंट है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सो इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, क्यों फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो को आप लोग एक वाटर सप्लाई की तरह कंपेयर कीजिए। वाटर सप्लाई मतलब आपका घर में जो टैंक है, वाटर टैंक है। सो वाटर जो सप्लाई होता है, सोचिए ये आपका एक टैंक है, घर का टैंक है। तो वाटर सप्लाई कहाँ से होगा? इस टैंक से आपका टैप में होगा। तो यहाँ से पाइप से आपका कनेक्टेड रहता है, पाइप से कनेक्टेड रहता है, और इधर क्या है आपका, सोच लीजिए इधर एक टैप है, ये एक टैप है। सो कहाँ से कहाँ हो रहा है? देखिए इधर जो पानी भरा हुआ है, ये इधर से आके टैप से गिर रहा है पानी। तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ? हायर लेवल टू लोअर लेवल। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिमिलरली करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसके पहले आप लोगों को मैं बोलूँगा व्हाट इज पोटेंशियल। पहले हम लोग चार्ज समझे, फिर हम लोग करंट समझे। अभी हम लोग क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज पोटेंशियल, तब आप लोग क्या बोलेंगे? तो मैं आप लोगों को पहले डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ, फिर आप लोगों को मैं उसका एग्जाम मतलब डेफिनेशन बोलूँगा। तो सोचिए यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज के लिए इधर एक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इस चार्ज के लिए इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो अगर बाहर से एक एक्सटर्नल चार्ज
इधर आना चाहे उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। समझे आप क्या बोल रहा हूँ? मतलब द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू एन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं लिख दे रहा हूँ, वर्क डन, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी या एक्सटर्नल पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उधर भी आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के आ चुके हैं। वही सिमिलर चीज़ है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा। ये इलेक्ट्रिक, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अभी इलेक्ट्रिक सिटी में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो देखिए। ये था पोटेंशियल, अभी हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज घुस गया, अभी सोचिए मेरा चार्ज है इधर क्यू डैश में, अभी इसको अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर से इधर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक आइडिया है। अभी ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है, देखिए यहाँ पर मेरा एक वायर, ये एक वायर है, ये एक वायर है, इधर है सोचिए 10 वोल्ट, इधर है 5 वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, आप सभी लोगों को पता है। तो करंट कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन फ्लो करेगा, 10 से 5 वोल्ट की तरफ इस तरफ, या 5 से 10 वोल्ट की तरफ। तो आंसर कैसे मिलेगा, दैट इज हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट केम। ये फ्लो करेगा 10 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड द डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं लिख दे रहा हूँ, करंट फ्लोज from higher potential to lower potential। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड द डिफरेंस इन पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप लोग को समझना पड़ेगा। अभी यहाँ से हम लोग एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे, जिस लॉ से हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं करंट फ्लो के बारे में। और ये लॉ आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं क्लास 10 में, जो है ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू हैव टू लर्न। सो व्हाट इज ओहम्स लॉ, अभी हम लोग पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्यों आया, सर ओहम बोल के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत ही एक ज्ञानी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने करंट फ्लो को लेकर एक लॉ दिया। करंट जो फ्लो करेगा उसको कितना रेट में फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, उसका नेचर कैसा होगा, सबसे पहले किसने बोला, सर ओहम ने। इस ओहम्स लॉ स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, उसको हम समझाऊंगा। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टेम्परेचर एंड अदर physical quantities remaining constant। क्या क्या कांस्टेंट आएगा, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल, को जितना फिजिकल क्वांटिटी है वो सब कांस्टेंट रहना पड़ेगा। द करंट फ्लोइंग through a conductor is directly proportional to the potential difference across two ends of the कंडक्टर। अच्छे से देखिए, टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज जब कांस्टेंट रहेगा तब जो करंट फ्लो करेगा कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मैं डायग्राम बनाकर आप लोग समझा रहा हूँ। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये क्या चीज़ है थोड़ी देर बाद में आ रहा हूँ। ये जो मैंने इसको चीज़ किया था थोड़ी देर बाद में आ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर वी है, इसका पोटेंशियल वी भी है, अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? ऐसे करंट फ्लो करेगा वी ए से वी बी, क्योंकि वी ए हायर पोटेंशियल, वी बी लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन। तो अगर ऐसा हुआ, अगर ये पॉसिबल हुआ, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी ए माइनस वी बी को मैं कर रहा हूँ, वी पकड़ रहा हूँ से, वी ए माइनस वी बी जो टर्म है उसको मैं क्या बोल दिया? दिस इज वी। सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V proportional I, potential difference across two ends of the conductor directly proportional to current flowing through the conductor, ये है ओम्स लॉ। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? V इक्वल्स टू आई आर, एंड R इज ए कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए। मैं भी रेजिस्टेंस के बारे में करूँगा। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्ट का मतलब क्या है? रेजिस्ट का मतलब है टू ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा देना। रेजिस्ट का मतलब है बाधा देना। मैं इसको मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ, अच्छे से देखिए। ये हो गया, समझ लिए, लिख लिए ये वाला। अभी हम लोग ये इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे, दिस इक्वेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग को क्या मिला? V इक्वल्स टू आई आर। सो R इज द रेजिस्टेंस, या R इक्वल्स टू V बाई आई। सो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द, ये जो हमारा जो मैं फ्लो कर रहा था करंट, पॉइंट ए, पॉइंट बी, वी ए, वी बी, करंट आई, दिस इज द रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन में लिखता हूं, रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट obstructs the flow of current थ्रू इट। रेजिस्टेंस वर्ड कहाँ से आया है? रेजिस्टेंस मतलब है टू रेजिस्ट, मतलब जो बाधा देता है, जो फ्लो करने को बाधा देता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है टू रेजिस्ट। रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब करंट जो फ्लो करेगा इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। क्या ऑब्स्ट्रक्ट करेगा? क्या? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कितना करंट उसमें फ्लो करेगा वो ऑब्स्ट्रक्ट कौन करेगा? रेजिस्टेंस। अच्छे से समझिए। और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ स्टडी करेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ काम में आता है? देखिए, एक अगर मैं ये डेफिनेशन है, मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर क्या क्या अपना कैपेसिटी है करंट को होल्ड करके रखने के लिए, मतलब वायर से तो करंट पास हो जा रहा है। देखिए जैसे वाटर लाइन, पाइपलाइन में वाटर तो फ्लो कर रहा है, लेकिन पाइपलाइन का क्या कैपेसिटी है? वाटर को उधर होल्ड करके रखने के लिए उसका कैपेसिटी नहीं, उसका काम है वाटर फ्लो कराना। कौन होल्ड करके रखता है? टैप होल्ड करके रखता है। जब आप टैप ओपन करेंगे पानी गिरता है, जब टैप बंद करेंगे तो पानी बंद हो जाता है। लेकिन पाइपलाइन आप नहीं कर पाएंगे, पाइपलाइन का काम नहीं है पानी को स्टोर करके रखने का, पाइपलाइन का काम है वाटर को ट्रांसफर करना। कौन बंद करता है, कौन ओपन करता है? दैट इज टैप ओपन करता है। तो हमारा टैप क्या कर रहा है? एक रेजिस्टेंस देख रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, वाटर फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है। सो सिमिलरली रेजिस्टेंस इधर करंट में क्या करेगा? करंट को रेजिस्ट करेगा, करंट को रोक के रखेगा। करंट को कौन रोक के रखेगा? दैट रेजिस्टेंस। ये जो आपका फैन चलता है, आपका घर में जो हीटर काम करता है, एनीथिंग, जितना इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, हर एक चीज में रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है? उसको रोक के रखने के लिए। करंट को कौन रोक के रखेगा? दैट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करेगा वो कौन रोक के रखेगा? उसको, करंट को कौन रोक के रखेगा? रखेगा रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हैं ना? रेजिस्टेंस आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, लेकिन रेजिस्टेंस का काम क्या है वो आप लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये है। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट है, हम वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट।
आई का यूनिट क्या है? एम्पियर। सो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट पर एम्पियर, इसी को बोलते हैं ओहम। क्या ये है सिंबल? तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस किसके नाम पे दिया है? साइंटिस्ट ओहम के नाम पर, जहाँ से जिन्होंने ओहम्स लॉ दिया उनको ट्रिब्यूट देते हुए रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग कहते हैं ओहम। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओहम, और इसका सिंबल क्या है? ओहम। ये सिंबल भी ओहम, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम या ओहम। 1 ओहम नहीं, मतलब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है ओहम। ये सिंबल ऐसे हैं, किसका ट्रिब्यूट है? साइंटिस्ट ओहम के ऊपर ट्रिब्यूट देकर रेजिस्टेंस का यूनिट दिया है। और 1 ओहम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। सो अगर आपको पूछे व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओहम, तो डेफिनेशन कैसे देंगे? इसका डेफिनेशन क्या होगा? अगर कोई आपको पूछे क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओहम, क्वेश्चन अगर रहा व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओहम, सो हम लोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने बोला था ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, पता है हमें। R इक्वल्स टू V बाई आई। सो इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, V इक्वल्स टू 1 वोल्ट, देन R इज इक्वल्स टू 1 ओहम। दैट इज डेफिनेशन क्या है? इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू a wire having potential difference, ऐसे आप लोग लिखेंगे, समझिए, having potential difference 1 ohm, sorry 1 ohm नहीं, 1 volt, sorry, 1 ampere current flows through a wire having potential difference 1 volt, then the resistance of the wire is called 1 ohm। ऐसे आप लोग लिखेंगे। 1 ohm का डेफिनेशन क्या है, ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा। एकदम इजी चीज़ है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से आपका हो जाएगा। सो ये था रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस चीज़ है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें जानना पड़ेगा। ऑन व्हाट फैक्टर्स दस द रेजिस्टेंस डिपेंड, ऑन what factors that resistance depends? Factors that resistance depends। so क्या क्या फैक्टर होगा? नंबर 1 है साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज या डायमेंशन भी बोल सकते हैं, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। अगर मेरा वायर बहुत बड़ा हो गया तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस हम लोगों का क्या हो जाएगा? अगर वायर बहुत बड़ा हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस भी हमारा चेंज होगा। वायर के साइज के साथ हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है। जितना बड़ा होगा उतना हमारा क्या होगा? कंडक्टर जितना बड़ा होगा उसके रेजिस्टेंस उतना कम होगा। कंडक्टर का रेश, अगर एक वायर है ऐसा पतला वायर और एक सिमिलरली एक वायर है एक मोटा वायर, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से तो करंट फ्लो करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। जितना बड़ा होगा, जितना थिक होगा, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि जितना कंडक्टर का साइज हमारा बड़ा है उसका रेजिस्टेंस उतना कम है। सो थिकर द कंडक्टर लेस इज द रेजिस्टेंस। नंबर 2, टाइप ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो होता है, कुछ मटेरियल जो करंट फ्लो नहीं होता, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। इन सब में क्या होता है? करंट इजीली फ्लो कर सकता है। आयरन, इन सब में करंट फ्लो कर सकता है। इसको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स। लेकिन प्लास्टिक, उसके बाद प्लास्टिक, सिलिका और एक भी चीज़ और क्या, वुडन चीज, वुड, इन सब में क्या होता है? ये है सब इंसुलेटर। सो
कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी करंट फ्लो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस, अगर इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसमें रेजिस्टेंस रहे, इसमें रेजिस्टेंस कम है, और इसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई है बोल के इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इंसुलेटर्स है वेरी हाई रेजिस्टेंस, इंसुलेटर का बहुत हाई रेजिस्टेंस है इसलिए इसमें से करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत लो है इसलिए इसमें से करंट फ्लो करता है। तो कंडक्टर से इंसुलेटर का बहुत जगह एप्लीकेशन है। जैसे आप लोग घर में वायरिंग होता है, वायरिंग बाहर देखना प्लास्टिक का कवर रहता है, उसके अंदर कॉपर का वायर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉपर वायर ही रहेगा तो आप लोग छूने जाएंगे तो आपका हाथ में इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, इसलिए उसके ऊपर एक इंसुलेटर का कवरिंग दिया जाता है ताकि वो सेफ रहे, उसका अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लो करे। सो इंसुलेटर का भी रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है, कंडक्टर का भी बहुत एप्लीकेशन है। उसके बाद थर्ड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आप लोग बोलिए तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए ये मेरा एक वायर है, इसमें अंदर मॉलिक्यूल्स है। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कराऊंगा इसका मॉलिक्यूल्स का तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स है इस वायर का इसका तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का हैपोजिटली मूवमेंट शुरू होगा। हैपोजिटली मूवमेंट शुरू होगा तो करंट जैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, अभी करंट तो जा नहीं पाएगा, करंट का और भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। क्यों समझ पा रहे? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का हैपोजिटली मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये फॉर्मूला है। R0 इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, R इज द, ये आपको RT कर लीजिए, RT इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, R0 इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो और अल्फा इज द रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट मतलब टेम्परेचर कितना कोएफिशिएंट है, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट कितना है वो अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो ये रिलेशन काम में आता है। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना हमारा रेजिस्टेंस भी देख पा रहे थे इंक्रीज कर रहा है। फॉर्मूला तो ये है, टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर, उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या? नंबर 4 दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एल। लेंथ ऑफ कंडक्टर एल, कंडक्टर कितना लेंथ है, कितना बड़ा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब एक कंडक्टर का लेंथ कितना है, इसका लेंथ अगर एल रहा तो रेजिस्टेंस जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस का उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन लेंथ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ये एरिया है, मतलब ये जो देख रहे हो दो पास का जो सर्कुलर जो चीज़ है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। दो तरफ का जो सर्कुलर जो सेक्शन है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो इन दोनों क्रॉस सेक्शन के एरिया के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। कैसे? इन्वर्सली। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था ना, डायमेंशन जितना थिक होता है रेजिस्टेंस उतना कम जाता है क्योंकि ज़्यादा फ्लो कर पाता है। सो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग लिखे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? दोनों को कंबाइन करके R इज प्रोपोर्शनल टू L/A हम लोग लिख सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस। और इसको अगर लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू रो L/A। रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, दैट इज रेजिस्टिविटी of a conductor. This is also a very important thing. Resistivity of a conductor. कॉपी में नोट डाउन कीजिए, very very important thing. Resistivity क्या है, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। So resistivity एक ऐसा टर्म है, एक फिजिकल क्वांटिटी है कंडक्टर का। जब करंट उसमें से फ्लो करेगा, कैसे टाइप का कंडक्टर है, किसका रेजिस्टेंस कितना ज़्यादा है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का काम है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो कौन कंसिडर करेगा? वो करेगा हमारा
रेजिस्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप लोगों को ये जानना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? सो इन सब फैक्टर्स के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सो इधर से हम लोग देख पा रहे हैं हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, तो रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। सो यहाँ से यूनिट क्या है, आर का यूनिट है ओहम, एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर। सो कट जाएगा। सो यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा, ओहम मीटर या ओहम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम मीटर। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन का बात हम लोग करें, डायमेंशन रेजिस्टेंस का डायमेंशन हम लोग क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस आई इंटू डी करके वहाँ से कर, आप लोग खुद भी कर पाएंगे, वो आप लोग का होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या है, या आप लोग इजी चीज़ आप लोग कर पाएंगे। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ के आ चुके हैं, फिर से आप लोग को मैं थोड़ा रिकैप करा दिया। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलूँगा मेरा नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।